यानी सर आप संकल्प भूमि महोत्सव पर आए हैं, संकल्प भूमि पर आए हैं, आज के दिन अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 23 सितंबर का दिन है और 23 सितंबर के दिन ही 1917 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो सयाजी की फेलोशिप मिलने के बाद उनको नौकरी के लिए यहाँ रखा गया था और यहाँ वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन इतनी जातिगत अन्याय भेदभाव सहा उन्होंने, उनको जिस जगह पर रहते थे वहाँ से निकाल दिया गया जाति जानने के बाद। जिस ऑफिस में वो एक अधिकारी सम्मानजनक नौकरी थी वहाँ उनको पीने का पानी भी नहीं देते थे, फाइल फेंक कर देते थे, क्योंकि इनकी जाति अछूत मानी जाने वाली, ये जो ऐसा भारत है ना जिसमें जाति ऐसी बना दी कि इंसान की पहचान जात से होती थी। तो डॉक्टर अंबेडकर को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी और जिस जगह पर हम खड़े हैं, जो ये पीछे एक वृक्ष दिख रहा है, ये वो वृक्ष तो नहीं है लेकिन इसकी जड़ें उसी वृक्ष से जुड़ी हुई हैं जो 1917 में था। इसी जमीन पर ये वृक्ष उसके नीचे और वहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि ये अपमान तो मेरा हुआ है और मैं चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर ये संकल्प लेते कि मेरा जो अपमान हुआ है मैं उसका बदला लूंगा। मैं तो पढ़ लिख करके आया, मैं इस देश में नहीं रहूंगा, यहाँ तो बड़ा जातिवाद है, मैं वापस विदेश चला जाऊंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया। उन्होंने आज ही के दिन इस जमीन पर खड़े होकर यह संकल्प लिया रोते हुए कि पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से जो हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, जातिगत जुल्म और भेदभाव हो रहा है, मैं इसको मिटाऊंगा और अपने लोगों को एक बराबरी की दुनिया दूंगा, तभी मेरे जीवन का सार्थकता है। इसलिए आज के दिन मैं जब पहली बार यहाँ आया हूँ, मेरे लिए गौरव का क्षण है और मैं याद कर रहा हूँ कि वो लम्हा जब डॉक्टर अंबेडकर रोए होंगे और उसके बाद संकल्प लिया होगा, इरादा लिया होगा और भारत के संविधान के रूप में एक ऐसी चीज़ कर गए कि वो आज भी कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, ऐसा नहीं कि उनका संकल्प पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने एक रास्ता, एक ज़मीन तैयार कर दी। और आज भी जब हम लड़ते हैं न्याय की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, सम्मान की लड़ाई, तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर एक विचारधारा के रूप में, एक ताकत के रूप में हमारे साथ खड़े मिलते हैं। इसलिए मैं इस ज़मीन पर हिम्मत लेकर लौट रहा हूँ और शायद मेरे भी मन में कोई संकल्प अंदर अंदर चल रहा होगा कि जहाँ भी अन्याय अत्याचार है, जहाँ भी जातिगत भेदभाव है, हमारे डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार के सपनों का भारत न बनने के लिए लोग जो हैं, और अब वो लोग भी संकल्प लें कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं भी संकल्प ले रहा हूँ जब तक मैं जिंदा रहूँगा हिंदू राष्ट्र के खिलाफ लड़ूंगा। तो ऐसे संकल्प लेकर के हम यहाँ पे गौरवान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि हम डॉक्टर अंबेडकर, बिरसा, फुले के सपनों का भारत बना पाएंगे। सर जी, नॉर्मली आपको सब लोग जानते हैं जो अंबेडकर मुहिम से जुड़े हैं, जो यानी मूल्यवासी मुहिम से जुड़े हैं, जो समानता में विश्वास रखते हैं, जो यानी प्रगति में विश्वास रखते हैं, वो सब जानते हैं। फिर भी आप अपना परिचय दीजिए लोगों को कि आप पहले बताइए अपने बारे में थोड़ा कुछ। थोड़ा बात करते। मेरा तो परिचय कुछ है ही नहीं, मेरा नाम लक्ष्मण है जो घर वालों ने रख दिया, इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है और मैं यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के एक डिग्री कॉलेज में एड हॉक पर प्रोफेसर हूँ और बाकी ये जो संविधान वाला मिशन है, सामाजिक न्याय वाला मिशन है, इस पे अपना काम कर रहा हूँ। तो बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था वो संकल्प दोहराइए और दूसरा अपनी लाइफ में भी आपने बोला कि मेरा भी संकल्प है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने यही कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मुझे हूबहू भाषा की बजाय वो भाव समझिए, उन्होंने रोते हुए, अफसोस करते हुए इसी जगह पर, इसी वृक्ष के नीचे, इसी जमीन पर खड़े होकर ये संकल्प लिया कि ये जो हजारों हजार साल की गैर बराबरी है, इंसान को इंसान न समझना, उसे उसके साथ इतना भेदभाव दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में भेदभाव किसी और रूप में है, गरीब अमीर के रूप में है, काले गोरे के रूप में है, लैंगिक रूप में है, लेकिन जाति के रूप में एक ही देश, एक ही। और ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले ये कहते हैं 80% हिंदू हम एक हैं। जब हिंदू एक थे तो डॉक्टर अंबेडकर सारा न्याय कौन किया? और इतना पढ़ा लिखा आदमी उस समय उस पूरे देश में कोई नहीं था, उसको फाइल फेंक के देना, यानी पढ़ाई लिखाई से जाति नहीं जाती, अमीर होने से जाति नहीं जाती, बराबरी के आ जाने के बाद भी जाति नहीं जाती। जाति तो वो है कि जो, हाँ, इसलिए वो हिंदू राष्ट्र भी नहीं है, वो ब्राह्मण राष्ट्र है, वो सवर्ण राष्ट्र है। डॉक्टर अंबेडकर ने वो संकल्प लिया कि मुझे एक बराबरी का देश बनाना है, मुझे इंसान में बराबरी रखनी है और जाति के नाम पर जो हजारों हजार साल से अन्याय अत्याचार है, मुझे उसको खत्म करना है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। एक और बात बताएं, जब डॉक्टर अंबेडकर थे तो धीरे धीरे एक परत खुल रही थी कि ये देश किसका है, कौन जातिवादी है, उसको पहचान में आ रहा था। कोई कह रहा था कि तेली, कुम्हार और कुंभी किसान संसद में जाकर क्या करेंगे, जो बाल गंगाधर तिलक से लेकर के, कोई कह रहा था कि ये जो है इन लोगों को जो पैर में थे वो सर पर चढ़ जाएंगे, इनको वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। कोई कह रहा था कुछ चीजें, आज भी अब उतना नहीं कहते, अब तो हिम्मत नहीं है। अब जातिवाद थोड़ा बदल गया है, जहाँ जो गरीब कमजोर लोग हैं ना, वहाँ तो मार रहे हैं वो आज भी। वो इंद्र मेघवाल बच्चा जब मटका
छूने से मारा गया तो हमें समझ में आता है कि जातिवाद कितना बुरा है। रोहित वेमुला मारा गया, सांस्थानिक हत्या की गई, पायल तड़वी की सांस्थानिक, तमाम लोगों को 2 दिन पहले 2 लड़कियों को लटका दिया। रोज जब बलात्कार होता है महिला देखकर होता है, लेकिन वो बलात्कार कितना निर्मम होगा इसमें जाति सामने आ जाती है। अगर वो लड़की किसी वंचित, शोषित, दलित, पिछड़े घरों की है तो ये हैवानियत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए जातिवाद बहुत बड़ी बीमारी है। इस देश में जो गैर बराबरी है अमीर गरीब की, इस देश में जमीनें आज भी जाति देखकर बटी हुई हैं। 90% लोगों के पास 10% भी जमीन नहीं है। Is there not humanity? नो, नॉट एट ऑल। ये जो नौकरी है, नौकरी में 1% हायर एजुकेशन वाली नौकरी जिसमें रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन खत्म कर दिया, घोषणा नहीं कर रहे। सरकारी शिक्षा, सरकारी नौकरी दोनों बेच दिया, आरक्षण खत्म हो गया, सारी सरकारी चीज को बेच दिया। ये देश नहीं बिकने दूंगा। और आप तो गुजरात के रहने वाले हैं, यहीं से एक फकीर गया था। सोचिए जाति क्या होती है। जब तक वो यहाँ का मुख्यमंत्री रहा उसने अपनी जाति नहीं बताई कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ। जैसे उसको प्रधानमंत्री बनना हुआ बिना किसी से पूछे कहा कि मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ और मैं ओबीसी हूँ, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ। 8 साल से वो ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है। उसने एक बार भी मंडल कमीशन का नाम लिया हो तो बताइए, उसने एक बार भी फूले का नाम लिया हो, पेरियार का नाम लिया हो तो बताइए। ये किस बात का ओबीसी है? केवल वोट लेने के लिए। और आज भी वो ओबीसी का आरक्षण जो 27% है उसको पूरा करने का प्रमोशन रिजर्वेशन नहीं दिया। और जाति जनगणना ओबीसी का सबसे बड़ा सवाल है, क्यों नहीं जाति जनगणना करा देता? ये झूठा फकीर है जो चोला पहन करके गया है देश बेचने के लिए। वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, शौकत ने मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा। पूरा देश बेच दिया गुजरातियों ने नहीं, यहाँ के भाई आप सब गुजरात के लोग हैं तो इस गुजरात में बाबा साहब को मानने वाले भी लोग हैं। मैं गुजराती जब कह रहा हूं तो उसने जिसने गुजरात को बेचा, पहले उसने सपना बेचा, पहले उसने अपना नाम बेचा, मॉडल बेचा, झूठ का मॉडल बेचा। और जब वो वहां पहुंच गया तो सब कुछ बेच दिया और अपने दोस्त, अरे यही मॉडल था, अपने देश को दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति बना देना है। 2 ही लोगों का विकास हुआ है इस समय, एक उसका जो झूठा फकीर है, कुछ नहीं है जी मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल दूंगा, और बेच जाएगा। हमारे आपके बच्चों का क्या होगा? अपोजिशन को छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं? हम अगर जनता जागरूक हो जाए, नेता की आलोचना करना सबसे आसान काम है, अपनी आलोचना सबसे कठिन काम है। अपनी आलोचना सबसे कठिन काम है। अगर डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनता तो हम शिक्षा बेचने देते क्या? हम अपने बच्चों का रोजगार बेचने देते क्या? आज इस समय नई शिक्षा नीति में स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब बिक गए। प्रोफेसर पढ़ेगा कौन? आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं। हाँ। शिक्षा के मूल जो समस्या है वो आप जानते हैं। अभी जो शिक्षा का उनका रवैया है और बंधारण के प्रति उनका रवैया, उसके बारे में कुछ आप? वो उनका रवैया एक ही है कि मनुस्मृति लागू हो, कहते नहीं है। वो जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं उसका मतलब क्या है? अखंड भारत बनाएंगे। अरे अखंड भारत में 45 करोड़ मुसलमान आ जाएंगे, 15 करोड़ 18 करोड़ यहाँ वाले तो बर्दाश्त हो नहीं रहे। कौन सा भारत बनाओगे? केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाना, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाना, और जब मौका मिले तो ब्राह्मण और सवर्ण मिलकर के दलित, पिछड़े, आदिवासी को मारना। ये हिंदू राष्ट्र भाई। और इसके लिए क्या करना होता है? राम राज, मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में 2 बार राम राज आ गया और वहाँ राम राज का मतलब क्या? बुलडोजर चलाया जा रहा है। किसके ऊपर? जितने गरीब, कमजोर, मजलूम है, मुसलमान है और दलित, पिछड़े हैं। और शिक्षा का मॉडल क्या है? वही सब पढ़ेंगे तो आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे। एक अंबेडकर पढ़ लिए थे ना, उसके पहले तो जाने कितने दलितों पर अन्याय हुआ, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इतनी डिग्रियां ली, इतना पढ़ाई की, इतना लिखा पढ़ा, लड़ाई लड़ी, यहाँ रोकर गए तो संकल्प लेकर गए कि मैं अपने लोगों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होने दूंगा। और आज देखिए, अंबेडकर को तो आज़ादी के बाद खत्म करने की कोशिश की गई। ये वो पौधा थे जिनके बीज को ऐसे जमीन में गाड़ दिया गया कि अब खत्म हो जाएंगे आजाद भारत में। अंबेडकर की किताबें नहीं थी सिलेबस में, अंबेडकर की लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी, और वो जमीन फोड़कर बाहर आ गया। और आज संघर्ष में, आज जहां भी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनका चेहरा है डॉक्टर अंबेडकर। तो डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति नहीं है, और मैं डॉक्टर अंबेडकर को पूजने के खिलाफ हूं। खुद डॉक्टर अंबेडकर कहते थे कि व्यक्ति पूजा मत करना, नायक पूजा मत करना। वो विचार का नाम है। डॉक्टर अंबेडकर मेरे लिए एक विचार का नाम है, जो समता और न्याय का। और वो विचार ये कहता है कि सबको शिक्षा मिले, डिग्री वाली नहीं, चेतना वाली, जागरूकता वाली। हमारे लोग भी डिग्री पा करके बहुत सारे बिक गए, उनके गोद में बैठे हैं। वो कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी में बेत जो लकड़ी लगी थी, तो जंगल की लकड़ियों कहा गया कि वो तो तुम्हारी है, तुम कुल्हाड़ी के साथ खड़े हो जाओ। हमारे लोग भी, बहुत सारे लोग जो पैंथर थे, जो बाबा साहब के मानने वाले हैं, वहां भी जाके जय भीम बोलते हैं और एक दूसरे तरफ जय श्री राम बोलते हैं। नहीं भाई, हमें विचारधारा माननी है। जो दिल में अंबेडकर, फूले, पेरियार को रखता है, वो शिक्षा की बात करेगा। सरकारी स्कूल, सरकारी विश्वविद्यालय अगर बर्बाद हो जाएंगे तो 25 साल बाद हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाएंगे? जिसकी जेब में पैसा होगा वो पढ़ाई करेगा, जिसकी जेब में पैसा होगा रोजगार करेगा, बाकी लोग क्या करेंगे? वो एक रास्ता दे रहे हैं, शिक्षा बर्बाद करो। और शिक्षा भी करो तो कह रहे हैं कि वैदिक शिक्षा लो, जिसमें क्या है? गणेश जी पहली प्लास्टिक सर्जरी नहीं पढ़ना है भाई, हमें ये नहीं पढ़ना।
पढ़ना है, कोई सूरज को निकल जा रहा है, कोई 8 हाथ का नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A वैज्ञानिक तार्किक दृष्टिकोण वाली शिक्षा, तर्क विज्ञान के बाद बुद्ध की बात हम करते हैं तो वो क्या कहते हैं, कोई किताब में लिखा है तब सच मत मानो, कोई लोग कहते हैं इसलिए सच मत मानो, अपदीपो भव, तुम्हें जो सही लग रहा है उसे सच मानो। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा कि लड़ाई विचार की है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं आज इस संकल्प भूमि में खड़ा होकर एक संकल्प लेना चाह रहा हूं कि मैं सामाजिक न्याय का भारत, भारत के संविधान को बनाने का भारत बनाने के लिए न्याय और प्रेम का भारत, डॉक्टर अंबेडकर से जिससे विरासत लिए तथागत बुद्ध की, प्रेम और करुणा का भारत, अहिंसा का भारत, सत्य का भारत, प्रबुद्ध भारत और प्रज्ञाशील करुणा का भारत। ये प्रज्ञा है वो कहां गई, करुणा है वो कहां गई, आज लड़ाया जा रहा है, नफरत बांटी जा रही है। नहीं, हमें वो नहीं करना, मोहब्बत का भारत बनाना है। शिक्षा, उनका मुद्दा तो हिंदू मुस्लिम है, उनका मुद्दा है, हमारा मुद्दा है। हम उनकी पिच पर खेलेंगे तो वो हमें भी हिंदू मुस्लिम बनाएंगे। हमारे लोगों से कांवड़ ढोआ रहे हैं, कांवड़ ढोने वाले लोग जब दलित पिछड़े आदिवासी जो हिंदू की पूजा करने के बाद मंदिर जाने के बाद जब लौटे तो मेरा सवाल है कि जरा पूछे कि उनका बच्चा बड़ा होकर किस स्कूल में पढ़ेगा, किस विश्वविद्यालय में पढ़ेगा, किस जगह नौकरी करेगा। या आपके गुजरात के पोर्ट पर जो हजारों किलो वो क्या मिल गई थी आपके यहाँ पोर्ट पर, ड्रग्स वॉक्स मिल रहा था ना, बड़ा गुजरात का मॉडल अजीब है भाई। उस दिशा में जाएगा क्या? नहीं। कलम किताब पकड़ेगा कि नहीं, अपना रोजगार बनाएगा कि नहीं। मैं यहाँ संकल्प लेना चाह रहा हूँ, शिक्षा रोजगार की लड़ाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई और संविधान की लड़ाई, मोहब्बत और प्यार की लड़ाई लड़ने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि जब तक रहेंगे उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और इस संकल्प भूमि पर आकर के मुझे लग रहा है मैं थोड़ी सी हिम्मत डॉक्टर अंबेडकर से लेके जा रहा हूँ। पर डॉक्टर प्रोफेसर साहब आप बहुत बेबाक बोलते हैं, जो सीधा बोलते हैं, सीधी बात, नो बकवास, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी होगी। वो थोड़ा कुछ बताए, लोग जान सके ना कितना ये बोलने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी। अभी देखिए, अभी कोई कीमत तो वैसे मैंने चुकाई नहीं, हालांकि दूसरे रूप में चुका रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं ना बेबाक बोलते हैं, अरे भाई हम जिनका नाम ले रहे हैं वही बेबाक थे। डॉक्टर अंबेडकर, आप डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने खड़े हों, जय भीम बोले और उसके बाद डर जाए, नहीं साहब, ईमानदारी नहीं है ये। आप बुद्ध की बात करेंगे, बुद्ध की बात करेंगे और आपके दिल में करुणा नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, तो हम फिर धोखा दे रहे हैं, हम अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए हम ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले अड़कर खड़े हो गए कि बाल बनाना नाई का धर्म नहीं धंधा है, और कपड़े धोना उसका धोबी का धर्म नहीं धंधा है, और कुम्हार का काम करना कुम्हार का धर्म नहीं धंधा। तो वैसे ही धर्म की बात करना उनका धर्म नहीं धंधा है, ये जो पुजारी। तो इसलिए हमें विरासत जिसकी मिली है अब वो कर रहे हैं, उनका बात, हमारा तो काम ही नहीं। हमारे पुरखों ने मंदिर जाने की लड़ाई नहीं लड़ी, शुरू में कुछ नहीं लड़ी, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने 1935-36 जाते थे, कहते मंदिर तुम्हारा काम नहीं है, चलो स्कूल की तरफ। ये भीड़ जो मंदिरों की तरफ जा रही है, मुझे इसको स्कूल की तरफ मोड़ना है, ये डॉक्टर अंबेडकर की। तो हम तो ताकत उनसे ले रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा, कोई और बोलेगा। अंबेडकर, फूले, पेरियार विचार का नाम है। हम अगर दगाबाज कर देंगे, हम अपनी नौकरी के लिए, हम अपनी बिजनेस के लिए थोड़ा झुक करके समझौता कर लेंगे, तो हम अंबेडकर के वारिस नहीं है। हो सकता है कोई और निकलेगा, वो मिशन मूवमेंट आगे बढ़ेगा। लोग तो बिक गए, लोग तो कमजोर हो गए, लोग तो टूट गए, मिशन मूवमेंट कमजोर हुआ क्या? हाँ, जो जिनसे लड़ना है वो एकजुट होते गए। तो नुकसान हमें बहुत होता है, अकेले कोई बोलेगा तो वो टारगेट होगा, अकेले बोलेगा, और हम सारे लोग अगर एकजुट खड़े होंगे तो कोई टारगेट नहीं होगा। तो निशाना तो मैं तो अभी तक टेम्परेरी नौकरी पर हूँ, अब इससे आगे क्या बोलूँगा कि बोलने के बाद क्या होगा मेरा। हमारे भी घर वाले रहते हैं, और माँ बहन की गालियाँ तो बहुत आम है साहब। मुझे तो याद आता है सावित्रीबाई फूले जब घर से स्कूल जाती थी तो मैला फेंकते थे, कचरा फेंकते थे, पत्थर मारते थे। मेरे ऊपर कोई पत्थर नहीं मार रहा है, हमारा भारत यहाँ तक आगे बढ़ा है। थोड़ा और आगे ले जाना है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। जब तक है हिम्मत तब तक उस मिशन में आगे लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, आप बहुत बेबाक बोलते हैं, उसके लिए कोई कीमत अभी तक चुकानी पड़ी है क्या? अब वैसे तो कोई कीमत नहीं, आप सब हमारी हिम्मत है। उन लोग को डर लगता है कि इसके साथ बहुत लोग हैं, मुझे पता नहीं जेल जाएंगे तो कोई छुड़ाने आएगा कि नहीं, लेकिन अभी तक तो वो डाल नहीं रहे हाथ। इसका मतलब कि हम सब एक हैं, तो उस ताकत से हमें बहुत झेलना नहीं पड़ रहा है। पूरी ताकत आप में आती कहाँ से है? बस उन्हीं से आता है, इस वृक्ष के नीचे जो हिम्मत है। आज के युवाओं को, यानी जो शिक्षा में जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उन नौजवानों को मेरा एक ही पैगाम है, खूब पढ़ो, खूब लड़ो।
पढ़ाई अपनी विरासत को समझने के लिए। भगत सिंह, अंबेडकर, पेरियार, ललई, चौधरी छोटू राम से लेकर के ज्योतिबा फूले और बुद्ध तक को पढ़ो, घर घर किताब ले चलो। पुरखों ने बड़ी कुर्बानी दी तो हाथ से श्रम करने वाली चीजें हटी और कलम और किताब आई थी। अब ये खत्म हो रहा है और इसको खत्म किया जा रहा है। वो जो दुश्मन हमारा है ना, वो हमारे हाथ से कलम और किताब छीन रहा है। डॉक्टर अंबेडकर कभी नहीं बन पाते अगर उनमें कलम और किताब की ताकत ना होती। उन्होंने इतना लिखा है। नौजवानों को केवल एक पैगाम है, जो लोग मंदिर जा रहे हैं उनको भी कहना है कि खूब मंदिर जाओ, खूब पूजा करो, लौट के आओ तो जरा अपने करियर के बारे में सोचना। 2 किताब मेरी पढ़ लेना, रामचरितमानस, गीता के ऊपर भारत का संविधान और मंडल कमीशन भी रख लेना और उसको पढ़ना। मैं जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराने के पक्ष में नहीं हूं। मैं जब तक कोई यहां से नहीं बदलेगा, आप उसको कैंची लेके घूमोगे, नहीं आएगा। इसलिए नौजवानों को केवल एक पैगाम है, अपनी जड़ों को पहचानो। ये वृक्ष तो कट गया, वो वाला वृक्ष नहीं है ना, लेकिन इसकी जड़ें आज भी वही है जिस वृक्ष के नीचे डॉक्टर अंबेडकर ने संकल्प लिया था। जिस दिन आप अपने अतीत को जान जाओगे, इतिहास को जान जाओगे, आपको बताने की जरूरत नहीं होती है। आप तर्कशील बनो, वैज्ञानिक चेतना संपन्न बनो, अपने पुरखों के इतिहास को आगे ले आओ और अपने शिक्षा, रोजगार और भारत के संविधान के लड़ो। यही मेरा पैगाम है। सर, संविधान जो अभी स्थिति है और संविधान विरोधी लोग, उनके बारे में लास्ट में आप बताएं। देखिए, भारत के संविधान का मतलब क्या है? सब बराबर। भारत का संविधान में जितना अंबानी और अडानी के वोट की वैल्यू है, उतना ही गरीब, कमजोर, मजलूम के भी वोट की वैल्यू है। भारत के संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया, सबको मनुष्य माना, सबके शिक्षा की बात की, सबके रोजगार की बात की। भारत के संविधान ने सबको निजी आजादी दी। भारत के संविधान ने सबको तार्किक वैज्ञानिक चेतना की बात की। ये मेरे लिए भारत का संविधान है। और जो हिंदू राष्ट्र है, जो मनुस्मृति वाला है, संविधान विरोधी है। हमारे इसी गुजरात वाले नागपुर वाले से जब मिलते हैं तो दोनों क्या कहते थे? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। वो भारत के तिरंगे का विरोध करते थे। वो कहते थे ये संविधान तो गलत है। और अभी भी दिल्ली में बैठकर कभी संविधान की प्रतियां जलाते हैं, कभी भगवा संविधान बनाते हैं। वो जेल में नहीं है। और जेल में प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े हैं, वो हमारे लोग जेल में। उनके दिल में मनुस्मृति है कि सब न पढ़े। थोड़े से लोग जो मुख से जाते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, उनका राज हो और दलित, पिछड़े, आदिवासी पैर में रहें। ये पैर वाले जब बराबर है, मानवर कांशीराम कहते थे ये कलम ऐसे है ना, मुझे इसको ऐसे कर देना है। तो वो जो बराबरी है वो भारत के संविधान की। प्रेम, मोहब्बत, न्याय, करुणाशील, ये भारत का संविधान है। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको तार्किक विवेक, भारत का संविधान है। इसके खिलाफ जो लड़ाता है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कब्रिस्तान पाकिस्तान के नाम पर, हिंदुओं एक हो जाओ इसके नाम पर, वो सारे गलत लोग हैं, भारत विरोधी हैं। इस देश के जो लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी ने सवर्ण भी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि ये लोग तुम्हारे नेता हैं। तुम्हें भारत की चिंता हो तो इन मनुस्मृति वालों को बाहर करो और भारत के संविधान वाला भारत बनाओ। लास्ट में सर, भारत के नागरिकों को आप क्या संदेश दें? यही संविधान, यही नागरिकों को पैगाम है। अगर ये देश तुम्हारा है, तुम्हें इस देश से प्रेम है, हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, ये सब झूठ बोल रहे हैं। ये सारे झूठ बोल करके आपको भरमा रहे हैं। सामने तिरंगा ले आते हैं और दूसरे तो पुलवामा कर देते हैं चुनाव के पहले। भाई ये भी तो बोलूंगा, आपको कह रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, रामलला हम आएंगे। यहीं सोमनाथ मंदिर गुजरात से रथ यात्रा लेके निकल गया एक आदमी, मंडल के विरोध में आया था। मंडल आंदोलन लागू हुआ तो इसके विरोध में कमंडल लेके चल गया और कहा कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर बनवा लिया तो मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोज रहे हैं। कौन सा भारत है भाई? तुम ये कौन सा भारत बना रहे हो? केवल मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाओगे लोगों को और कांवड़ ढोने ले जा। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे, कांवड़ कोई लेके नहीं जाता था। आज 15 साल बाद 15 लोग कांवड़ ढोने गए, सरकारी नौकरी वाले जीरो हो गए। ये कहाँ जा रहा है भारत? सब बिक गया है, शिक्षा रोजगार बिक गया है। वो जो होता था ना कि एक आखिरी किस्सा सुना रहा हूँ। मैं देखिए ओबीसी समाज रहता हूँ, पशुपालक जातियाँ, भैंस पालते थे तो भैंस चोर रात में आते थे अंधेरे में और गले में घंटी भैंस के टांगी जाती थी, घंटी हिलती रहती थी तो घर वाले चैन से सोते थे कि भैंस सुरक्षित है। चोर आते थे और चोर जब चोरी करके भैंस खोलते थे तो एक चोर घंटी लेके पूरब भागता था तो भैंस लेके बाकी चोर पश्चिम भागते थे। रात के अंधेरे में घर वाले जागेंगे तो किधर भागेंगे? जिधर घंटी से आवाज आ रही है। अब घंटी वाले की तरफ भागते गए, अंत में जहां वो चोर घंटी फेंक के भाग गया, दौड़ते दौड़ते वहां गए तो क्या मिला? और भैंस चोर चोरी। इस देश में ऐसे घंटी बजा करके आपको भरमाया जा रहा है हिंदू धर्म खतरे में। अरे भाजपा जब आती तभी हिंदू धर्म खतरे में क्यों आता है? इतने दिन मुगल राज किए, कभी हिंदू धर्म खतरे में, अंग्रेज राज किए,
कभी खतरे नहीं में, ये 60 साल इंडिया नहीं देता। और ये हिंदू वाले जब आते हैं तभी हिंदू धर्म खतरे में। ये खतरे में हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मणों, ठाकुरों, सवर्णों और अपर कास्ट, अपर क्लास लोगों की कुर्सी खतरे में है, और आपके बच्चे का भविष्य खतरे में है। आपके बच्चे का शिक्षा रोजगार वाली भैंस चोर चुरा के लेके भाग रहा है, और आपसे कह रहा है मंदिर मस्जिद के लिए लड़ो, मुसलमानों को दौड़ाओ, ये करो वो करो। नहीं भाई, देश बिक गया है, इस देश को बचाओ। हमारे पुरखों ने इस देश को बनाया। उनके पुरखे तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे, वो तो अंग्रेजों से माफी मांगते थे। कुर्बानी हमारे लोगों ने दी। पहला स्वाधीनता संग्राम सेनानी तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, हमारे लोग लड़े। इस देश में सबसे ज्यादा शहादत दलित पिछड़े आदिवासियों ने दी। आज भी इस देश को बनाने में किसान कामगार जातियों ने मेहनत की है। कुर्मी, कुर्मी, कोरी, कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, जुलाहा, भंगी, ये जो श्रम करने वाली जातियां हैं, हमने इस देश को बनाया और ये बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए बचाना है देश को, क्योंकि हमारा देश है। बहुत धन्यवाद। बहुत